हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एस फाउंडेशन एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स को कंटिन्यू करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स को कंटिन्यू करने से पहले हम एक बार रिकैप कर लेते हैं हमारी प्रीवियस क्लास का। तो प्रीवियस क्लास में दो लेक्चर हुए हैं, उनमें हमने क्या पढ़ा था। फर्स्ट में तो हमने पढ़ा था कि जो यूनिवर्स है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, और वो दो चीज़ कौन सी होंगी, एक तो सिस्टम होगा और दूसरा कौन सा होगा, सराउंडिंग होगा, जो सेपरेट होंगी किससे, विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री कैन बी रियल एंड कैन बी इमेजिनरी। एंड जो अगर मैं ए को मैं सिस्टम कहता हूँ तो ये सिस्टम तीन प्रकार का होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहले वाले को मैं बोलता ओपन, दूसरे वाले को क्लोज, और तीसरे वाले को बोला मैंने आइसोलेटेड सिस्टम। अब हमने पढ़ा था इसमें बाउंड्री के बारे में, किसके बारे में, बाउंड्री के बारे में, ठीक है। और ये जो बी है ये क्या था हमारा, सराउंडिंग था। क्या था, सराउंडिंग। याद रखना, सिस्टम भी मेरा रियल होता है, सराउंडिंग भी रियल होता है, बट बाउंड्री क्या हो सकती है, रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब बाउंड्री के क्लासिफिकेशन पढ़े थे। ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे पढ़े थे, कि बाउंड्री के अंदर से मास या फिर एनर्जी, मास का मतलब मैटर, या एनर्जी क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। तो पहले हमने पढ़े थे मैटर के बेस पे। मैटर के बेस पे हमने तीन प्रकार का पढ़ा था, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले वाले को बोला था परमिएबल, दूसरे वाले को बोला था नॉन परमिएबल, और तीसरे वाले को बोला था सेमी परमिएबल, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि एनर्जी है, एनर्जी के कितने मोड होते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करने के दो मोड होते हैं, दैट इज वर्क एंड हीट, हीट एंड वर्क, या फिर वर्क एंड हीट। हीट के बेसिस पे हमने पढ़ा था दो प्रकार की बाउंड्री होती है अपनी। पहली कौन सी थी, डाई थर्मिक। कौन सी थी, डायथर्मिक, जो हीट को ट्रांसफर होने देती थी, और जो हीट को ट्रांसफर नहीं होने देती उसको कहते हैं आइडियाबैटिक बाउंड्री। उसी प्रकार वर्क के भी दो क्लासिफिकेशन थे। वर्क ट्रांसफर हो जाए तो ऐसे वाली बाउंड्री को कहते थे नॉन रिजिड। कौन सी कहते थे, नॉन रिजिड। और ट्रांसफर ना हो तो उसको कहते थे रिजिड। तो ये तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब इसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था उसका भी जल्दी जल्दी से कंक्लूजन देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि एनर्जी क्या होती है, क्या पढ़ा था, एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था हमने। एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क। क्या था, कैपेसिटी टू डू वर्क, काम को करने की कैपेसिटी को क्या कहते हैं हम, एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या पड़ी थी कि हम एब्सोल्यूट एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट एनर्जी कभी निकाली ही नहीं जा सकती है, क्योंकि दुनिया में काम बहुत प्रकार के होते हैं और बहुत प्रकार के काम होते हैं। तो इसका मतलब बहुत प्रकार की एनर्जी क्या होगी, मिलेगी, और बहुत प्रकार की एनर्जी होगी तो वो सारी एनर्जी हमें पता ही नहीं होती है, और जब पता ही नहीं होती है तो कभी हम टोटल करके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब हमने एनर्जी को दो चीजों में पढ़ा था। एक तो हमने पढ़ा था कि जब एनर्जी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, एक जब मोशन में होगी। पहला तो क्या पढ़ा था हमने, एनर्जी को कब पढ़ा था, जब हमारी एनर्जी किस में होगी, इन मोशन, इन मोशन। और जब हमारी एनर्जी किस में होती है, मोशन में होती है, तो हम उसको कहते हैं मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। क्या कहेंगे हम, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। और एनर्जी को ट्रांसफर करने के दो मोड होते हैं, क्या होते हैं, दो मोड होते हैं। पहला होता है क्यू और दूसरा होता है डब्लू, ठीक है, हीट एंड वर्क। और ये इसी वजह से ये दोनों, क्योंकि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, इसी वजह से क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। इसका मतलब ये पाथ पे डिपेंड करते हैं, ना कि स्टेट पे। दूसरे पढ़ी थी हम एनर्जी किस पे, एट ए स्टेट। किस पे पढ़ी थी हम, एनर्जी एट ए स्टेट, स्टेट पर पढ़ी थी हमने, स्टेट पे पढ़ी थी। तो कोई भी स्टेट पे जब भी जो भी एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, स्टोर्ड एनर्जी होती है। कौन सी होती है, स्टोर्ड एनर्जी होती है। और जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब सवाल है ये कौन कौन सी थी, जैसे हमने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी जिसको हम यू से दिखाते हैं, दूसरी गिब्स फ्री एनर्जी, तीसरा कौन सा था,
हेल्महोल्ट्ज, और फोर्थ कौन सा था, फोर्थ कौन सी एनर्जी थी, एंथैल्पी। कौन सी थी, एंथैल्पी। तो ये सारे के सारे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये मैंने जस्ट छोटा सा रिकैप दे दिया है दोनों लेक्चर का। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। ठीक है, तो ध्यान से समझना, ध्यान समझो। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास है ना मोड है ना, जो मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, क्या है, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। उसके कितने मोड होते हैं, दो मोड होते हैं, जर्नली हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके अलावा एक हीट कैपेसिटी भी होती है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला तो कौन सा होता है, वर्क, और दूसरा कौन सा होता है, हीट। वर्क को हम W से दिखाते हैं और हीट को हम Q से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। अगर अब कोई तुमसे ये पूछ ले कि प्रूव करो, ये एनर्जी नहीं होती है, मतलब एनर्जी की फॉर्म नहीं होती है, ये क्या होते हैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के तरीके हैं, तो प्रूफ कैसे दोगे आप। तो क्या पूछना चाहेगा, वो पूछेगा प्रूफ करो या प्रूव करो कि जो दोनों है ना Q एंड W, ये क्या नहीं है, एनर्जी नहीं है, मतलब एनर्जी की फॉर्म नहीं है, नॉट फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म नहीं है, एनर्जी के रूप नहीं है ये। ठीक है, तो बताओ कैसे प्रूव करोगे तुम। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले हमें एनर्जी के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए जो तुमने पढ़ी हैं। पहली बात तो एनर्जी क्या होती थी, कैपेसिटी टू डू वर्क। पहली बात तो क्या थी, ये इसकी डेफिनेशन बताई थी आप लोगों ने। ठीक है, कैपेसिटी टू डू वर्क, टू डू वर्क, काम को करने की कैपेसिटी। दूसरी डेफिनेशन हमने, सॉरी आपने क्या पढ़ी थी, कि एनर्जी क्या होती है, उसको एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है, मतलब स्टोर की जा सकती है। तीसरी बात क्या पढ़ी थी, एनर्जी एक स्टेट पर डिफाइन होती है, एट ए स्टेट। इसका मतलब एनर्जी क्या होती है, एक स्टेट फंक्शन होती है। अब ध्यान से समझो, इन तीनों पॉइंट्स की मदद से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो मेरा हीट एंड वर्क है वो क्या है, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। तो स्टार्ट करते हैं कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझो कैसे प्रूव करेंगे। तो पहले पहले तुम ध्यान से समझो, वर्क और हीट, वर्क और हीट। ठीक है, एक एक पॉइंट को क्लैरिफाई करते हैं। पहले बात सबको पता है, ये जो वर्क होता है ना, काम होता है, वर्क को हिंदी में क्या कहते हैं, हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे कर रहे हैं इस काम को, ध्यान समझो। अब क्या होता है, वर्क होता है ना, वो वर्क, वर्क कभी भी ना स्टोर नहीं किया जा सकता। तुमने कभी ऐसा सुना है क्या, मेरे अंदर पांच काम स्टोर हैं, कभी ऐसा है। तो इसका मतलब काम को ना कभी स्टोर ही नहीं किया जा सकता। काम क्या, काम को क्या किया जाता है, काम या तो खुद किया जाता है, या फिर काम क्या किया जाता है, काम क्या किया जाता है, कराया जाता है। काम क्या किया जाएगा, कराया जाएगा। समझ में आ रही बात है, काम को तुम स्टोर नहीं कर सकते हो, काम को तुम स्टोर नहीं कर सकते हो। और जब काम को स्टोर नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब क्या है, ये है ना कभी भी है ना स्टोर्ड फॉर्म में नहीं रह सकता। और जब ये स्टोर फॉर्म में नहीं रह सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि है ना कभी भी है ना, कभी भी क्या नहीं हो सकता है, ये कभी भी क्या नहीं हो सकता है, वर्क एनर्जी की फॉर्म नहीं हो सकती है। तो इस कहने का मतलब क्या है, काम है ना, ना तो कभी स्टोर किया जा सकता, काम या तो कराया जाता है या फिर क्या किया जाता है, खुद क्या किया जाता है, किया जाता है। काम कभी भी स्टोर नहीं किया जा सकता। ऐसा थोड़ी होगा कि मेरे अंदर 5 काम स्टोर है, मेरे अंदर 10 काम स्टोर है और मैं मन करे तभी मन का यूटिलाइजेशन कर लूँ ना। तो कहने का मतलब काम किया जाता है या कराया जाता है, तो इसका मतलब जो काम है ना उसका सिग्निफिकेंस कब है, जब वो ड्यूरिंग द प्रोसेस चल रहा है। क्या है, सिग्निफिकेंस कब आएगा काम का, जब क्या हो रहा है, कोई काम को कर रहा है, मतलब ड्यूरिंग द पाथ की बातें हो रही हैं। क्या हो रही हैं, ड्यूरिंग द पाथ, ड्यूरिंग द पाथ की बातें हो रही हैं। और जब ड्यूरिंग द पाथ की बातें हो रही हैं, तो ऐसी चीजें कभी भी क्या नहीं हो सकती हैं, स्टेट फंक्शन नहीं हो सकती हैं। क्या होंगी, ये पाथ फंक्शन होंगी। और तुम बताओ, अगर ये एनर्जी होती, क्या हो, अगर ये क्या होती, एनर्जी होती, क्या होती है, अगर एनर्जी होती तो ये पक्का एक स्टेट फंक्शन होता। पर तुमने यहाँ पे देख लिया
काम कभी भी किया नहीं जाता है, सॉरी काम कभी स्टोर नहीं किया जाता है, काम हमेशा या तो खुद करते हैं या किसी और से कराया जाता है। तो इसका मतलब कोई का चलेगा ना तभी काम करेगा, तो इसका मतलब ड्यूरिंग द पाथ ही उसका सिग्निफिकेंस आएगा। तो इसका मतलब ये कभी भी है ना, ये कभी भी क्या नहीं हो सकता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं हो सकती है। ये हमने यहाँ से एक पॉइंट क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया, ये कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब ये स्टोर नहीं किया जा सकता है ना, स्टोर नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब ये कभी एनर्जी हो ही नहीं सकता। ये क्या एनर्जी नहीं हो सकता, क्योंकि एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से भी समझ में आ गया, जो वर्क और हीट है वो क्या है, कांट बी एनर्जी, एनर्जी नहीं हो सकती है, कांट बी एनर्जी नहीं हो सकती है। तो यहाँ से हमने दो पॉइंट डिस्कस कर लिए, पहला तो पढ़ लिया, अगर ये एनर्जी होती तो हम इसको स्टोर कर सकते थे। दूसरा, अगर ये एनर्जी होती तो ये स्टेट फंक्शन होता, पर यहाँ से दूसरा भी पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जो इसको प्रूव करेगा। क्या तीसरा पॉइंट क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। हम 3 पॉइंटों से ही प्रूव कर पाते थे, तो हमारा तीसरा पॉइंट आ गया कैपेसिटी टू डू वर्क। इससे प्रूव करेंगे क्या हमारा हीट एंड वर्क एनर्जी है क्या। ठीक है, अब ध्यान से समझो इसको। लेट्स सपोज, मैं इसको एक एग्जांपल समझाता हूँ। लेट्स सपोज इंडियन क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ी हैं, पहला खिलाड़ी है, दूसरा खिलाड़ी है। पहला खिलाड़ी मान लो बहुत अच्छा प्लेयर, दैट इज विराट कोहली। दूसरा प्लेयर मान लो युजवेंद्र चहल है। ठीक है, अब तुम्हें अच्छे से पता है जो विराट कोहली है वो बैट्समैन है, तो इसका मतलब लेट्स सपोज वो एक दिन में 7 घंटे क्या करता है, बैटिंग प्रैक्टिस करता है। क्या करता है, बैटिंग क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। बैटिंग की क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। कितने घंटे करता है, 7 आवर्स करता है। ठीक है, बट तुम्हें पता है ये एक बॉलर है और बॉलर को बैटिंग से कोई लेना देना ही नहीं है, तो इसका मतलब ये जो बैटिंग की प्रैक्टिस करेगा ना, ये हल्की फुल्की करेगा। लेट्स सपोज ये एक दिन में जो बैटिंग प्रैक्टिस करता है मुश्किल से कितना करता है, 1 घंटे करता है। तो इसका मतलब इसका बैटिंग प्रैक्टिस का टाइम कितना है, 1 आवर है। अब तुम ध्यान से समझो, तो इसका मतलब जो विराट कोहली है उसकी बैटिंग करने की कैपेसिटी कैसी है, बैटिंग करने की कैपेसिटी कैसी है, बैटिंग कैपेसिटी कैसी है, हाई होगी या लो होगी, कंपेरेटिवली कैसी होगी, हाई होएगी। कैसी होएगी, हाई। बट अगर तुम इसको देखोगे तो युजवेंद्र चहल की जो बैटिंग कैपेसिटी है, मतलब उसकी जो ताकत है, कैपेसिटी का मतलब ताकत या क्षमता, कैपेसिटी कैसी है, लो है। पर अब लेट्स सपोज वो मैच में चले गए, ये तो प्रैक्टिस चल रही थी, अब उस मैच में गया, और मैच में गया तो विराट कोहली क्या हो गया, वो 0 पे आउट हो गया। वो किस पे आउट हो गया, 0 पर आउट हो गया वो। बट युजवेंद्र चहल का उस दिन अच्छा था, और उस दिन अच्छा था तो लेट्स सपोज उसने कितने रन बना लिए हैं, 50 बना ली है। कितने बना लिए हैं, 50 रन बना लिए, लेट्स सपोज। तो इसका मतलब विराट कोहली ने उस पर्टिकुलर डे कोई काम ही नहीं किया। क्या किया, कोई काम ही नहीं किया उस दिन। तो इसका मतलब उसका वर्क कितना था, उस दिन 0 था। वर्किंग कैपेसिटी कितनी है, वर्किंग कितनी होगी उसकी, 0 होगी। बट उस पर्टिकुलर डे पर जो युजवेंद्र चहल है उसकी वर्क की कैपेसिटी कैसी हो गई है, ज्यादा हो गई है। तो इसका मतलब तुम ध्यान से समझो यहाँ पे क्या कर रहे हो, जो तुम वर्क है ना, काम, उस काम को किससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम इस काम को किससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, कैपेसिटी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। ये मान लिया कि विराट कोहली में कैपेसिटी ज्यादा है, पर वो उस पर्टिकुलर डेज में काम नहीं कर पाया है, तो इसका मतलब वर्क को कैपेसिटी से कभी नहीं जोड़ा जा सकता है। किसको, वर्क को हम किसी के काम करने से हम उसकी क्षमता को नहीं बता सकते हैं। तो इसका मतलब जो ये वाला पाथ है ना, कभी फॉलो ही नहीं होगा। कहने का मतलब वर्क को कभी कैपेसिटी से नहीं जोड़ा जा सकता, पर उल्टा किया जा सकता, कैपेसिटी से वर्क को बताया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बातों में कॉन्ट्राडिक्ट आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आ गया, हम क्या कहते थे एनर्जी क्या है हमारी, एनर्जी वो होती है जो हमें काम करने की कैपेसिटी को बताए, पर यहाँ पे तो वर्क है जो वो कैपेसिटी को ही नहीं बता रहा, और जो वर्क कैपेसिटी को नहीं बता रहा, तो इसका मतलब वो एनर्जी को भी नहीं बताएगा। इसका मतलब जो वर्क और हीट है वो कभी भी क्या नहीं हो सकते हैं,
एनर्जी नहीं हो सकती है, वो क्या होती है, ओनली मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। तो आई थिंक तुम्हें यहां तक समझ में आया होगा। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। अब तुम ध्यान से समझो, अब तक हमने पढ़ा कि वर्क और हीट है वो दोनों मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हैं। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल समझो तुम, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन समझो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है, लेट्स सपोज ये जो मैंने सर्कल बनाया है, ये क्या बना दिया मैंने, सिस्टम बना दिया है। क्या बना दिया है, सिस्टम लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया है, सिस्टम लिख दिया। और इसके चारों तरफ जो भी एरिया होगा वो कौन सा होगा, सराउंडिंग होगा। क्या होगा, वो सराउंडिंग होगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास, यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तुम्हारे पास है ना, तुम्हें पता है सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी ट्रांसफर होती है, या सराउंडिंग से किधर आती है, वापिस सिस्टम की तरफ आती है। तो इसका मतलब सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में क्या ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। और तुम्हें पता है एनर्जी को सिस्टम से सराउंडिंग में लेके जाने का कौन काम करते हैं, या तो वर्क करता है, या फिर कौन सा करता है, हीट करता है। या तो हीट करता है, या फिर कौन सा करता है, वर्क करता है। अब तुम्हारे पास यही सवाल होगा, तुम कैसे बता पाओगे कि लेट्स सपोज मेरे को सिस्टम से 10 किलो जूल एनर्जी लेके जानी है, कहाँ पे, सराउंडिंग में लेके जानी है 10 किलो जूल। तो अब तुम कैसे बता पाओगे कि ये जो 10 किलो एनर्जी गई है ना, इसको वर्क लेके गया है या फिर हीट लेके गया है। ना तो तुम हीट ये बता सकते कि वर्क कैसे लेके गया है, या फिर ना ही तुम ऐसे बता सकते कि हीट कैसे ले गया है। तो सवाल है फिर कैसे बताओगे तुम, कि कैसे तुम 10 जूल एनर्जी को सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ लेके जाओगे या फिर वापस लेके आओगे। तो इसका मतलब अब इनमें डिफरेंस क्या होगा, हमारे पास सिमिलरिटी क्या थी इन दोनों में, कि ये मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर थे। अब सवाल होगा कि इनमें हमें डिफरेंस चेक करना है। उस डिफरेंस से ही तो समझ में आएगा ना कि कौन एक्चुअल में किस टाइम पे उस एनर्जी को सिस्टम से सराउंडिंग में लेके जाएगा। तो पहले हम पढ़ते हैं किसको, वर्क को, और उसके बाद पढ़ेंगे हम हीट को। पहली बात, जो ये डिफरेंशिएशन होगा ना कि कौन एनर्जी को लेके जाएगा सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम, वो किसके बेसिस पे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग हमें समझाएगा कि कौन सा कौन से मेथड के थ्रू हम एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे, किसके बेसिस पे चलेंगे हम, ऑन द बेसिस ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग हमें समझाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया, क्या हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास 10 जूल एनर्जी है, वो मुझे सिस्टम से सराउंडिंग में लेके जानी है। तो वो सिस्टम से सराउंडिंग पे लेके जाऊंगा मैं, उस टाइम पे उस एनर्जी को कौन लेके जाएगा, ठीक है, कौन ट्रांसफर करेगा, वर्क करेगा या फिर क्या करेगा, हीट करेगी। यही हमें आइडेंटिफाई करना है। और ये सारा आइडेंटिफिकेशन किसके बेस पे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ सराउंडिंग होगा। समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसको, किसको देख लेते हैं, वर्क को देख लेते हैं। वर्क, वर्क तो तुमसे पूछ ले वर्क क्या होता है, तो क्या बोलोगे, इट इज ए मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। क्या है, एक एनर्जी ट्रांसफर करने का एक तरीका है। ये समझ में आ गया, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या समझ में आई तुम्हें वर्क के बारे में, ये एक स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, तो सबको पता लग गया है ये पाथ पे ही निर्भर करता है, तो ये एक पाथ फंक्शन है। अब तुम ध्यान से समझो, लेट सपोज मेरे पास एक कंटेनर है। क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है। तो कंटेनर के अंदर लेट सपोज यहाँ पे क्या हुई है, गैस भरी हुई है। क्या है, गैस के पार्टिकल हैं इसमें। क्या है, गैस के पार्टिकल। और ये लास्ट क्लास में तुम्हें समझाया गया था, जब तक तुम्हें कोई गैस ना बोला हो, थर्मोडायनेमिक्स में तुम आइडियल गैस को ही मान के चलते हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, इसके अंदर गैस भरी है, तो लेट्स सपोज ये गैस कौन सी होगी, आइडियल गैस। आइडियल गैस की बातें हो रही है वहां पे। रियल गैस बोलेगा तो वो इसके अंदर खुद ही बोल के देगा कि तुम्हें रियल गैस भरी है इसके अंदर। अब तुम ध्यान से समझो, इसके अंदर तुमने क्या भर दी है, कंटेनर के अंदर
गैस भर दी है, ये जी से दिखा रहा हूं मैं। अब क्या हो रही है, पहले इस गैस ने लेट्स सपोज वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा था इतना, जिसको मैं किससे दिखा देता हूँ, V1 से दिखा देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको ना गैस गैस को ऊपर लेके गया हूँ। ऊपर लेने का मतलब पहले गैस कहाँ तक भरी हुई थी, यहाँ तक भरी हुई थी। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, फैला रहा हूँ। तो कहने का मतलब इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। अब तुम्हें पता है बहुत अच्छे से, ये तो सिस्टम के अंदर तुमने क्या भर रखी है, गैस भर रखी है। अब तुम बताओ सराउंडिंग में तुम्हारे पास क्या होगा, सराउंडिंग में क्या होगा, सराउंडिंग में भी तुम्हारे पास क्या होगा, गैस होगी। सराउंडिंग में क्या होगी बेटा तुम्हारे पास, गैस भरी होगी। तो यहाँ पे गैस के पार्टिकल भी होंगे इसके चारों तरफ। तो बताइए, एयर तो होती है और एयर का मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो यहाँ पे भी गैस होगी। ठीक है, अब तुम ध्यान से समझ लो, जैसे ही तुमने क्या किया है, यहां से यहाँ पे क्या किया तुमने, एक्सपेंड करने का मतलब समझ लो। पहली बात तो एक्सपेंड करने का मतलब होता है तुमने एनर्जी को ट्रांसफर किया है। क्या किया है तुमने, एनर्जी को ट्रांसफर किया है। ठीक है, एक्स एनर्जी को क्या किया है, ट्रांसफर। चाहे मैं एक्सपेंशन लिखूं, एक्सपेंड लिखूं, चाहे मैं कंप्रेशन लिखूं, ये दोनों ही क्या है, इनका मतलब एनर्जी को ट्रांसफर किया है आप लोगों ने। ठीक है, अब तुम ध्यान से समझो। अब यहाँ पे आओ वापिस इस डायग्राम में, तुमने यहाँ पे क्या किया है, इसको गैस को ना ऊपर की तरफ लेके गए हो, मतलब एक्सपेंड कर रहे हो। तो इसका मतलब तुमने यहाँ से यहाँ क्या किया, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ तुमने क्या कर रहे हो, तुम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो। तो तुमने क्या किया है, सिस्टम से लेकर सराउंडिंग की तरफ एनर्जी ट्रांसफर कर दी है। और जैसे ही सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ एनर्जी ट्रांसफर हुई है, तो इसका मतलब ये जो सराउंडिंग के मॉलिक्यूल है ना, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी तुमने बढ़ा दी इनकी ट्रांसफर करके। और जब ये एनर्जी इंक्रीज हो गई, तो अब ये पहले जो रेस्ट में थे ना, वो क्या किस में आ गए हैं, मोशन में आ गए हैं। मतलब उनमें मोशन क्या हो गया है, इंड्यूस हो गए हैं। क्या हो गए हैं, इंड्यूस का मतलब होता है बेटा पैदा होना, पैदा हो गए हैं। तो जैसे ही तुमने एक्सपेंशन के थ्रू सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी का ट्रांसफर किया है, तो उसी वजह से सराउंडिंग के पार्टिकल में क्या हो गया है, मोशन इंड्यूस हो गया है। क्या हो गया है बेटा, मोशन इंड्यूस हो गया है। और जैसे ही मोशन इंड्यूस हुआ है, तो अब क्या होगा, पार्टिकल मोशन में आ जाएंगे, चलेंगे। और चलेंगे, अब सवाल है कैसे चलेंगे। अब तुम बताओ एक्सपेंशन, तुम बताओ। लेट्स सपोज मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे तुम खड़े हो, यहाँ पे क्या है, तुम खड़े हो। ठीक है, ठीक है, अगर कोई तुम्हें इधर से धक्का मार रहा है, इधर से इस डायरेक्शन से इधर धक्का मार रहा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में धक्का मार रहा है, तुम बताओ ऊपर जाओगे, नीचे जाओगे, या फिर इधर जाओगे। जब इधर से धक्का लग रहा है, तो डायरेक्शन तुम्हारी कौन सी होगी, यही डायरेक्शन होगी। सिमिलर केस है इसमें, ध्यान से समझो क्या हुआ है। ऐसे चल रहा है, ऐसे मैंने एक सरफेस मान लिया, यहाँ पे गैस भरी हुई है, यहाँ पे गैस क्या हुई है, भरी हुई है। और यहाँ पे गैस भरी हुई है, और इसके ऊपर क्या पड़ा है, इसके ऊपर क्या पड़ा है, यहाँ पे क्या पड़ा है, ये सराउंडिंग के पार्टिकल पड़े हैं। तुमने क्या किया है, इसको ऊपर की तरफ एक्सपेंड किया, मतलब एनर्जी ट्रांसफर की है। तो तुम बताओ धक्का किधर से लग रहा है तुम्हारा, नीचे से लग रहा है। और नीचे से लग रहा है, तो ऊपर वाले पार्टिकल क्या करेंगे, चलेंगे। सवाल है किधर चलेंगे, इधर चलेंगे या ऊपर चलेंगे या इधर चलेंगे। तो आंसर ना तो इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे। पीछे से धक्का लग रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे पार्टिकल एक डायरेक्शन में जाएंगे, और उस डायरेक्शन में जाएंगे जहां पे पीछे से धक्का लग रहा है। तो इनका मतलब जो मोशन हुआ ना, ये एक प्रॉपर डायरेक्शन में हुआ या फिर डिसऑर्डर मैनर में हुआ। तो कहने का मतलब है जो ये मोशन इंड्यूस हुआ, ये डायरेक्शनल हुआ या फिर डिसऑर्डरनेस में हुआ। तो आंसर है ये ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हुआ है। किस में हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हुआ है। और जब भी कोई ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चीज होती है, वही वर्क को डिफाइन करने में हेल्प करती है। तो इसका मतलब जो ये मोशन इंड्यूस हुई ना, ये
कौन से मैनर से इंड्यूस हुई है, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से मोशन चली है ये, इसी को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। तो अब आ जाओ काम की बात पे। नोट करके जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या लिखनी है तुम्हें, बताओ ये क्या होता है, तुमसे पूछ ले क्या है, वर्क क्या है, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। क्या है, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। ये क्या है, एक एनर्जी को ट्रांसफर करने का तरीका है। बट बताओ कैसे ट्रांसफर होगी, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से या डिसऑर्गेनाइज्ड तरीके से, तो तुम्हें पता है ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। क्या है, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। मोशन को इंड्यूस करने का, ऑर्गेनाइज्ड मोशन को इंड्यूस करने का, ऑर्गेनाइज्ड मोशन को इंड्यूस करने का तरीका है ये। क्या है, ऑर्गेनाइज्ड मोशन को इंड्यूस करने का तरीका है जो एनर्जी को ट्रांसफर करता है। तो ये 2 पॉइंट तुम्हें इसके बारे में बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो इसमें तुम्हें पता होना चाहिए, वर्क क्या होता है। पहली बात तो स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन तो सबको पता है, पाथ फंक्शन होता है ये। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या होता है इसके बारे में कि ये क्या है, ऑर्गेनाइज्ड मोशन को इंड्यूस करता है। क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऑर्गेनाइज्ड मोशन को इंड्यूस करता है। मोशन इंडक्शन होता है इसमें, ऑर्गेनाइज्ड मोशन क्या होता है, इंडक्शन होता है। समझ में आ गया तुम्हें, ठीक है। तो ये तुमने वर्क के बारे में जाना है। अब आते हैं वर्क के फॉर्मूले के डेरिवेशन पर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बिना आगे बहुत तकलीफ होंगी, इसको अच्छे से समझ लेना। जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा वर्क के लिए, ठीक है। और वर्क का साइन कन्वेंशन, पहले तो हम साइन कन्वेंशन कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है साइन कन्वेंशन में। अब साइन कन्वेंशन मैं यहाँ पे केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स में साइन कन्वेंशन अपोजिट होता है, ठीक है। ध्यान से समझो, तुम बताओ यहाँ पे तुम्हें आज पता भी लग जाएगा कि क्यों साइन कन्वेंशन केमिस्ट्री और फिजिक्स में उल्टा होता है। तुम बताओ, अब तक जितनी भी तुमने केमिस्ट्री पढ़ी है उसके अंदर वर्क को तुमने क्या बोला है, तुम्हें अपने आप ही डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। और साइन कन्वेंशन वर्क को क्या बोला है, बोला जी ये मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है ये। तो इसका मतलब तुम सारा खेल किसके आसपास खेल रहे हो, सारा खेल इस एनर्जी के लिए खेल रहे हो तुम। तो इसका मतलब जो वर्क है उसका साइन कन्वेंशन होगा, वो कौन डील करेगा, ये एनर्जी करेगी बेटा। कौन करेगी, ये एनर्जी। अगर दुनिया में कोई एनर्जी को बढ़ा देता है तो समझ लेना उसका वर्क भी बढ़ेगा, उसका काम क्या करेगा, बढ़ेगा। अगर दुनिया में किसी के पास ज्यादा एनर्जी है तो रुकेगा थोड़ी, वो ज्यादा काम करना चाहेगा, तो इसका मतलब उसका वर्क बढ़ेगा। तो इसी को लेकर साइन कन्वेंशन डिफाइन हुए यहाँ पे। लेट सपोज मेरा एक सिस्टम मान लिया मैंने, सिस्टम, और इस सिस्टम की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। कोई भी दुनिया में चीज होती है उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, एनर्जी होती है। और एनर्जी को मैं किससे दिखाता हूँ, यू से, मतलब वो इसकी इंटरनल एनर्जी होगी। अगर मान लो किसी ने बाहर से काम किया, क्या किया, बाहर से काम किया, वर्क किया, क्या किया, बाहर से काम किया, वर्क किया, तो इसका मतलब बाहर से काम किया, किस पे काम किया है, सिस्टम पे। तो बताओ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई तो बताओ बढ़ने को मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, जोड़ या घटा, तो आंसर है जोड़। तो इसका मतलब कोई भी अगर वर्क करेगा सिस्टम पर तो उससे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी तो वर्क मेरा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसी वजह से तुमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, क्या पढ़ा होगा, वर्क डन किसके द्वारा, बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सराउंडिंग के द्वारा, किसके द्वारा,
वर्क डन बाय द सराउंडिंग, सराउंडिंग काम कर रहा है। या फिर इसको दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर काम हुआ है, सिस्टम ने थोड़ी काम किया है अब तक। वर्क डन ऑन द सिस्टम, इन दोनों केसेस में चाहे तुम इसको ऊपर वाले से दिखाओ चाहे नीचे वाले से, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो वर्क बढ़ेगा। वर्क बढ़ने का मतलब वर्क कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस प्रकार के वर्क को हम पॉजिटिव वर्क कहते हैं। अब दूसरा केस, दूसरा केस लेट्स सपोज मैं दूसरे कलर से दिखा दूं, थोड़ा सा लगना चाहिए, अलग अलग कलर से मामला चला हुआ है, ठीक है। अगर मान लो अब सिस्टम वर्क करने लग गया, पहले सिस्टम पर वर्क हुआ था, लेट्स सपोज अब सिस्टम ने क्या किया, वर्क डन बाय द सिस्टम, ओ हो, वर्क डन बाय द सिस्टम। पहले कौन कर रहा था काम, सराउंडिंग कर रही थी, अब काम कौन कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब बताओ, जब काम सिस्टम कर रहा है और सिस्टम काम कर रहा है, तो बताओ काम करने में एनर्जी क्या हो जाती है, घटती है बढ़ती है, तो सबको पता है एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और डिक्रीज को मैथमेटिक्स में प्लस कहते हैं, माइनस तो सबको पता है नेगेटिव कहते हैं। तो ये है तुम्हारा साइन कन्वेंशन। क्या है, साइन कन्वेंशन। तो यहां तक तुम्हें साइन कन्वेंशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कंक्लूड कर लेता हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा। क्या है कि तुमने यहाँ पे क्या समझा, वर्क होता है, जो वर्क होता है, अब उसमें दो प्रकार का मामला चलेगा। पहला क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय सिस्टम। अगर सिस्टम के द्वारा काम किया गया है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब नेगेटिव, वर्क कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। उल्टा एक याद रख लो, याद भी क्या ही रखना है, वर्क इज, वर्क जुड़ा है एनर्जी से, इसी से बना लोगे तुम, वर्क डन ऑन सिस्टम, ऑन सिस्टम। सिस्टम पर जब अगर कोई काम करेगा तो बताओ सिस्टम की कहाँ एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो वर्क कैसा हो जाएगा मेरा, पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज द साइन कन्वेंशन, दिस इज द साइन कन्वेंशन। तो तुम्हें समझ में आया ना कि यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर जो वर्क है उसको हमने किससे जोड़ा है, एनर्जी से जोड़ा है। फिजिक्स में एनर्जी से नहीं जोड़ा जाता है, और फिजिक्स में एनर्जी से नहीं जोड़ा जाता है तो वहां पे इस प्रकार तुम साइन कन्वेंशन कर ही नहीं पाओगे। समझ में आ गई बातें, समझ में आ गई बातें। अब आते हैं लास्ट पोर्शन पर वर्क के। लास्ट पोर्शन क्या है मेरा, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला क्या होगा मेरा, किसके लिए, वर्क के लिए। वर्क के लिए मेरा जनरल फॉर्मूला क्या होगा, सबको पता है, फिजिक्स में पढ़ा है तुमने। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं सीधा सीधा चल रहा हूँ, अदरवाइज मैं इस समझा भी सकता हूँ इसको, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है तो उसी को डेराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और फोर्स हमेशा बाहर से लगाई जाती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, जो हम यहाँ पे बाहर से फोर्स लगाएंगे उसी वजह से कोई चीज डिस्प्लेस होगी, तो हम यहाँ पे बाहर से लगे हुए फोर्स को क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फोर्स। क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फोर्स। और जिसको हम किससे दिखाएंगे, एफ ई एक्स टी से। तो यहाँ से मेरा समझ में आ गया मुझे जो, और ये नेगेटिव सिंबल इसके आगे आएगा, याद रखना। वर्क क्या बन जाएगा, माइनस एफ एक्सटर्नल, और डिस्प्लेसमेंट को लेट्स सपोज मैं दिखा रहा हूँ डी एक्स से। किससे दिखा रहा हूँ, डी एक्स से। किसी से दिखा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, डी एल भी ले लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का सिंबल। अब तुम बताओ यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे मेरे को जो थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में वो सारी की सारी किससे डील करनी है, मुझे किससे डील करनी है, गैस से डील करनी है। तो गैस से डील करनी है तो उसके लिए मेरा प्रेशर डिफाइन होता है, तो इसका मतलब जो फोर्स है उसको मुझे किस में लेके आना पड़ेगा, प्रेशर में लेके आना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो मैं इस फोर्स की जगह पे लिख दूंगा, एक्सटर्नल फोर्स है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्सटर्नल प्रेशर, पी एक्सटर्नल, और गुणा में एरिया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको कहते हैं डेल्टा वी, मतलब चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ से जो मेरा वर्क है ना उसका क्या फॉर्मूला आ जाएगा,
माइनस पी एक्सटर्नल इनटू में क्या आ जाएगा, डीवी आ जाएगा। यहाँ पे आया ये वर्क का फॉर्मूला, सॉरी यहाँ पे क्या है, हाँ क्या है, वर्क इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डीवी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पी एक्सटर्नल इंटू डीवी आ जाएगा। यहाँ पे एक बार रुक जाओ, हल्का सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, ये मिस्टेक हो गया, ये मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा आएगा, ऐसा डेल्टा आएगा, ऐसा डेल्टा आएगा, ये वॉल्यूम, ठीक है। हाँ अब तुम ध्यान से देखो, अगर मान लो किसी में वॉल्यूम का चेंज है ना बिल्कुल ही स्मॉल है, लेट क्या कर लो, वॉल्यूम का चेंज है वो कैसा है, बहुत ही स्मॉल है, क्या है, स्मॉल चेंज है, स्मॉल चेंज, कैसा है, स्मॉल चेंज, इसको कहते हैं इनफाइनाइटसिमली, स्पेलिंग देख लेना, सिमली स्मॉल चेंज कहते हैं। तो इसकी इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज होने की वजह से जो यहाँ पे वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज होने की वजह से मेरा जो ये फॉर्मूला है ना ये चेंज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये इसमें जो W है ना वो क्या हो जाएगा, DW हो जाएगा, और P एक्सटर्नल तो एज इट इज ही रहेगा, और यहाँ पे जो ये डेल्टा था ना ये डेल्टा नहीं रहेगा, अब कौन सा आ जाएगा, D वाला ये आ जाएगा, DV आ जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए है, जब तुम्हारा स्मॉल चेंज हो किसके अंदर, वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। अब मुझे आपसे वर्क निकालना है, मुझे इस स्मॉल चेंज के लिए, तो मैं वर्क कैसे निकालूंगा, बताओ वर्क कैसे निकालूंगा, पहले तो फॉर्मूला लिख लेता हूँ, क्या बन जाएगा, DW इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल और इनटू में आ जाएगा DV। अगर मुझे W निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल और DV, और आगे इंटीग्रेशन का निशान। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर केस में लगेगा केमिस्ट्री में, यहीं से सारी चीजें डिस्कस होंगी। ये क्या बन गया मेरा, जनरल फॉर्मूला बन गया है, क्या बन गया है, जनरल फॉर्मूला बन गया है, समझ में आ गई तुम्हें यहाँ से। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू वर्क बोल सकते हो सिंपल से, और जो प्रेशर होगा वो कौन सा होगा, एक्सटर्नल प्रेशर होगा, और जो वॉल्यूम होगा वो स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम होएगा। समझ में आ गई बात है तुम्हें यहाँ से, ठीक है। अब मैं फटाक से तुम्हें दो बातें समझा देता हूँ, कि जो तुम्हारा वर्क होता है ना, वर्क होता है, क्या होता है, वर्क को हम किससे दिखाते हैं, W से दिखाते हैं। तो दो प्रकार के वर्क ज्यादा फेमस होते हैं, पहला प्रकार का वर्क, दूसरे प्रकार का वर्क, ठीक है। पहला वर्क होता है उसको कहते हैं पीवी वर्क, क्या कहते हैं, इसको हम दिखाते हैं पीवी वर्क, क्या दिखाते हैं, पीवी वर्क, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं WPV। और दूसरा होता है कौन सा होता है, नॉन पीवी वर्क, कौन सा होता है, नॉन पीवी वर्क, वर्क ये फिजिक्स में पढ़ा जाता है, ये फिजिक्स में पढ़ा जाता है, और पीवी वर्क किस में पढ़ा जाता है, केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को एक चीज समझ में आएगी, ये वाला वर्क है ये मुझे पढ़ना है, ठीक है। अब ये दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का है, यहाँ से और यहाँ से। पहला प्रकार कौन सा है, पहला कौन सा था, वर्क डन बाई सिस्टम, वर्क डन बाई सिस्टम, ठीक है। दूसरा कौन सा होगा, वर्क डन, वर्क डन ऑन सिस्टम, किस पे काम हुआ है, ऑन सिस्टम पे काम हुआ है। समझ में आ गई बातें। तो यहाँ से जो वर्क आया है वो कौन सा है, उसका साइन कन्वेंशन क्या है, वर्क डन बाई सिस्टम है, और बाई सिस्टम जब भी काम करेगा तो एनर्जी घटेगी, एनर्जी घटेगी तो वर्क कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और जब सिस्टम पे काम होगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी तो वर्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। हमारे वाला काम का कौन सा है, ये वाला है, और इसके लिए हमने जो जर्नल फॉर्मूला निकाला वो क्या निकाला है, माइनस इंटीग्रेशन P एक्सटर्नल और D इंटू V आया है, ये है तुम्हारा जनरल फॉर्मूला। तो ये सारी बातें तुम्हें वर्क के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं फटाफट से वर्क का कंक्लूजन दे देता हूं तुम्हें। वर्क के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है, फटाक से
समझ में आना चाहिए तुम्हें फटाक से। ये जो मेन पॉइंट है यही काम के आएंगे पेपर में। तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि कैसे फॉर्मूला आया है। पहला पॉइंट क्या है मेरा वर्क के बारे में, ये मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। क्या है? मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, एनर्जी को ट्रांसफर करने का क्या है, एक तरीका है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये एक पाथ फंक्शन है। क्या है? एक पाथ एफ एक्स एन। एफ एक्स एन का मतलब होता है फंक्शन। तीसरा क्या है ये, तीसरा ये मुझे क्या समझाता है कि जो भी एनर्जी ट्रांसफर हुई ना वर्क के थ्रू, वो किस मैनर में होगी, ऑर्गेनाइज्ड। कैसे होगी? ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होगी। ऑर्गेनाइज्ड मोशन इंड्यूस करता है ये। ऑर्गेनाइज मतलब सलीके से काम चलता है यहाँ पे, ऐसे नहीं कि डिसऑर्डरनेस में चले। ऑर्गेनाइज्ड मोशन इंड्यूस होगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या होगी, चौथी इंपॉर्टेंट बात मेरे लिए क्या होगी, जो हम केमिस्ट्री में वर्क पढ़ रहे हैं ना, वो कौन सा वर्क पढ़ रहे हैं, पीवी वर्क पढ़ रहे हैं। कौन सा, मैं फटाक से लिख देता हूँ। वर्क है वो कौन सा होता है, दो प्रकार का हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला होता है पीवी वर्क, जिसको पी वी और डब्ल्यू आ जाएगा, और दूसरा कौन सा होता है, नॉन पीवी वर्क। नॉन पीवी, नॉन पीवी वर्क। ये जो पीवी वर्क होता है ना, ये एक मैकेनिकल वर्क का प्रकार होता है। मैकेनिकल वर्क का प्रकार होता है, तो इसलिए कई बार इसको हम मैकेनिकल वर्क भी कह देते हैं। मैकेनिकल वर्क भी कह देते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिकल वर्क कहते हैं, पर ये हमारे केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा जाता है, नॉन पीवी वर्क। ठीक है, ये दो प्रकार का होता था। एक में तो साइन कन्वेंशन कैसा रहेगा, नेगेटिव। नेगेटिव किस में रहेगा, जब सिस्टम के द्वारा काम किया जाएगा, और जब सिस्टम पर काम किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट इंपॉर्टेंट बात, जो हम जनरल फॉर्मूला निकाले थे ना, वो किसके लिए निकाला था बेटा, वो वर्क के लिए निकाला था। और जो वर्क के लिए निकाला था ना, तो कौन सा था जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला वो हमारा पीवी वर्क के लिए आया था। तो क्या फॉर्मूला था, पीवी इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी इंटू वी, डी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारी 5 बातें वर्क के बारे में इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अब आते हैं, ये तो हमने पहला पढ़ लिया, अब आते हैं दूसरा। तो इसका मतलब अगर तुम्हें सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी का ट्रांसफर करना है, तो अगर तुम्हारी वो एनर्जी सिस्टम वाले तरीके से हो रही है, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से हो रही है, तो समझ लेना वो एनर्जी किसके थ्रू ट्रांसफर हुई है, वर्क के थ्रू ट्रांसफर हुई है। अब आते हैं अपना नेक्स्ट, उसका नाम है पाथ, सॉरी वर्क, वर्क हो गया। अगला है हमारा हीट। क्या होता है, हीट, HEAT। हीट को हम दिखाते हैं किससे, क्यू से। किससे दिखाते हैं, क्यू से। तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो तुम्हें इसके बारे में पता ही है, ये क्या होता है, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है, ये एक पाथ फंक्शन होता है। ठीक है, अब आते हैं एक्चुअल में कैसे पता लगेगा हमें कि कोई भी सराउंडिंग से सिस्टम या सिस्टम से सराउंडिंग एनर्जी हीट के थ्रू चल रही है या हीट के थ्रू ट्रांसफर हो रही है। तो कैसे पता लगेगा, ध्यान से समझो। लेट्स सपोज यहाँ पे एक मैंने कंटेनर बना लिया, थोड़ा सा बड़ा ही बना लेता हूँ, अच्छे समझ में आएगा। इसके अंदर गैस भरी हुई है, क्या भरी हुई है, गैस। और वो गैस है ना, वो कैसी है, हॉट गैस है, गर्म, बिल्कुल गर्म गैस भरी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल होंगे ना, ये गर्म गैस के पार्टिकल होंगे। कैसे होंगे बेटा, गर्म गैस के पार्टिकल होंगे। और तुम्हें दुनिया में एक ये बेसिक चीज तो पता ही है, बेसिक चीज तो पता ही है, क्या बेसिक, जो भी, जब भी हीट चलती है ना, हीट चलती है, वो हमेशा किधर से किधर चलती है, हॉट से कोल्ड की तरफ चलती है। किधर से किधर चलती है, हॉट से कोल्ड की तरफ चलती है, हॉट से कोल्ड की तरफ चलती है। और हॉट से कोल्ड की तरफ चलेगी तो वहां पे डिफरेंस आएगा, हीट डिफरेंस कहते हैं उसको। ठीक है, तुम यहाँ पे समझो, अभी इसी चीज से मुझे यहाँ से समझना है। अब तुम्हें पता है एक कंटेनर है, पहली बात तो एक क्लोज कंटेनर लेना पड़ेगा, क्लोज नहीं लोगे तो गैस निकल लेगी। ठीक है, और इसके अलावा तुम्हारा सराउंडिंग में क्या होगा, सराउंडिंग में क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारी गैस होगी, सराउंडिंग में भी तुम्हारी क्या होगी, गैस भरी होगी। समझ में आ रही है, सराउंडिंग में तो गैस होती है क्योंकि एयर होती है, एयर का मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेज, सही है। इधर भी क्या होगी, गैस होगी। अब तुम ध्यान से समझो,
इसको मैं और अच्छे समझा देता हूँ, और अच्छे से बना लेता हूँ इसको एक बार। लेट मी इंट्रोड्यूस दिस वन। एक बार मैं थोड़ा सा साइड वालों को हटा देता हूँ, ऊपर ऊपर वालों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से समझो। अब तुमने क्या किया, ये हॉट गैस है ना, और तुम्हें पता सराउंडिंग में क्या होगा, कोल्ड होगा, ठंडा होगा। और इस कंटेनर में क्या, तुमने गर्म गैस भर रखी है, और तुम्हें पता अब एनर्जी ट्रांसफर होनी है। क्यों होनी है? क्योंकि एनर्जी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगी, उसका काम ही है हॉट से किधर जाना, कोल्ड की तरफ जाना। तो इसका मतलब अब क्या स्टार्ट हो जाएगा, एनर्जी का ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा, एनर्जी का ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा। और जब एनर्जी का ट्रांसफर होगा ना, अब सवाल हो कैसे होगा। जैसे ही एनर्जी तुमने इससे इधर से ट्रांसफर की, तो तुम बताओ ये एनर्जी कौन ले लेगा? जब तुम किसी को एनर्जी दे रहे हो तो कोई ना कोई इस एनर्जी को ले लेगा। तो एनर्जी कौन ले लेगा? एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी किसकी? सराउंडिंग के पार्टिकल की। और जब बताओ सराउंडिंग के पार्टिकल की एनर्जी बढ़ गई, तो बताओ वो क्या करेंगे, अब भागने लगेंगे। कहने का मतलब उसमें क्या हो जाएंगे, कोल्ड वाले पोर्शन में जो पार्टिकल है उसमें क्या हो जाएंगे, मोशन इंड्यूस होंगे, वो तो चलेंगे ही चलेंगे। मोशन इंड्यूस होने का मतलब है अब वो चलना स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? चलना स्टार्ट कर देंगे। अगर उसमें मोशन इंड्यूस हो गए, तो अब ये मोशन है ना ऑर्गेनाइज तरीके से ना होके ये पार्टिकल इधर भागेगा, ये उधर भागेगा, ये इधर आ जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इसके साथ जाके सिर से सिर टकराएगा, कोई इधर आएगा। तो इसका मतलब जो ये सराउंडिंग में मोशन इंड्यूस हो रही है ना, जब तुम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो किसके थ्रू, हीट के थ्रू, क्यू के थ्रू, ये ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं, डिसऑर्डर डिसऑर्डर मैनर में होगा। किस मैनर में होगा? डिसऑर्डर मैनर में होगा। तो इसका मतलब अगर तुमने सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में क्या की, तुमने लेट्स सपोज तुम्हारा ये सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम है, इससे तुमने एनर्जी ट्रांसफर की किसको? सराउंडिंग को। अगर सराउंडिंग में जाने के बाद जो सिस्टम के पार्टिकल है वो इधर से उधर मूव ऑन करना चालू कर दें, तो समझ लेना जो तुम्हारी जो ये एनर्जी ट्रांसफर हुई है ना, एनर्जी तुम्हारी एक जगह से दूसरी जगह पे गई है ना, ये किसके थ्रू हुई है बेटा? ये हीट के थ्रू हुई है। किसके थ्रू हुई है? हीट के थ्रू हुई है। तो यहाँ से तुम्हें इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात पता लग गई है। इम्पोर्टेंट बात क्या पता लग गई है? जो हीट होती है जिसको हम क्यू से दिखाते हैं, वो क्या करता है? डिस ऑर्डर मैनर में मोशन इंड्यूस करता है। मैनर में क्या करता है? डिसऑर्डर मैनर में क्या करता है? मोशन इंड्यूस करता है। मोशन इंड्यूस करता है। समझ में आ गई पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात तो सबको पता ही था, ये मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, ये तो ओके है बात, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये एक पाथ फंक्शन है। इसका कहने का मतलब इसका कोई भी रिलेशन नहीं है स्टेट के साथ। फोर्थ, अब आ जाओ साइन कन्वेंशन पर। साइन कन्वेंशन का एक ही रूल होता है केमिस्ट्री में, मैंने तुम्हें समझा दिया है। अगर कोई एनर्जी को बढ़ा देगा तो समझ, सिस्टम की एनर्जी को, तो समझ लेना उसमें चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। अगर कोई घटा देगा तो क्या हो जाएंगी? उल्टा हो जाएंगी। ठीक है, अब तुम ध्यान से समझो। किधर गया कर्सर? हाँ, अगर मान लो इसमें ये कोई सिस्टम है, उस सिस्टम की कुछ ना कुछ क्या है, इंटरनल एनर्जी है यू। अब बताओ अगर मान लो तुमने बाहर से क्या कर दिया, बाहर से क्या किया, इसको हीट प्रोवाइड कर दी। क्या कर दिया तुमने? बाहर से हीट प्रोवाइड कर दी, इसको हीट क्या कर दिया? प्रोवाइड कर दिया। तो तुम बताओ सिस्टम क्या करेगा? हीट को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करेगा तो बताओ इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो बताओ जो तुम्हारी हीट है वो कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बेटा? पॉजिटिव हो जाएगी। समझ में आ गई बातें? समझ में आई बातें? अगर तुम हीट प्रोवाइड करोगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, जब भी सिस्टम हीट को
एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? साइन कन्वेंशन में पहली बात क्या है? हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम। अगर सिस्टम के द्वारा हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ है तो तुम बताओ इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी तो इसका मतलब क्यू कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव क्यू हो जाएगी। अगर उल्टा, अगर हीट क्या होगी? रिलीज होगी बाई सिस्टम, बाई सिस्टम, तो बताओ कैसा हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, तो हीट कैसी हो जाएगी बेटा? मेरी डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गई बातें? यहाँ तक तुम्हें इसके बारे में चीजें समझ में आई या नहीं आई? तो ये था तुम्हारा हीट और वर्क में डिफरेंस। तो समझ में आ गया? अगर कोई सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में, अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में तुम्हारा ऑर्गेनाइज तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर हो तो समझ लेना वो किसके थ्रू हुआ है? वर्क के थ्रू। और डिसऑर्डर मैनर में हुआ है तो समझ लेना वो हीट के थ्रू हुआ है। अब सवाल है ऐसा क्यों? क्योंकि तुम पता, अगर बताओ किसी को आग लग जाए, हीट का मतलब आग ना, आग लग जाए तो एक प्रॉपर डायरेक्शन में भागेगा, या फिर आग लग रहा तो किधर भी भागेगा? किधर भी भाग सकता है, वो किधर भी भाग सकता। तो इसका मतलब उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, और डायरेक्शन से लेना देना नहीं है तो इसका मतलब वो क्या होगा? डिसऑर्डर मैनर में हीट को, एनर्जी को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा बेसिक्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। अब हम इसी में क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझो, हमने सारा बेसिक कवर कर लिया है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। अब हमें प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। सिस्टम की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? सिस्टम की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम्हें प्रॉपर्टी ही नहीं पता लगेगी सिस्टम की, तो हमें तो इस चैप्टर में पढ़नी ही सारी प्रॉपर्टी है, पढ़नी ही सारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। ठीक है, पहली बात, जो ये प्रॉपर्टी का क्लासिफिकेशन होगा ना, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, कोई ना कोई बेस चाहिएगा, बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन, आधार चाहिएगा। वो आधार क्या है? आधार क्या होगा? अगर कोई डिफाइन करे सिस्टम को, डिफाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम, अगर कोई सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करे, उसके बेसिस पे क्या होगा? प्रॉपर्टी का क्लासिफिकेशन होगा। तो इसके बेस पे दो प्रकार की प्रॉपर्टीज आएंगी, पहली और दूसरी। अगर तुम बताओ कोई डिफाइन कर रहा है सिस्टम को, ठीक है, अगर वो डिफाइन कर रहा है सिस्टम को, डिफाइन स्टेट ऑफ सिस्टम, अगर कोई चीज सिस्टम है उसकी स्टेट को डिफाइन कर रही है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को कौन सी बोलेंगे हम? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। कौन सी बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक प्रो क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे बेटा? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। दूसरा, अगर कोई नॉट डिफाइन द नॉट डिफाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम, अगर कोई, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ बेटा, इरेजर, दिस इज इरेजर। हाँ, वापिस वहीं पे आते हैं, वापिस वहीं पे आते हैं। हाँ, अगर कोई चीजें, कोई सिस्टम को डिफाइन नहीं कर रहा है, मतलब स्टेट को डिफाइन नहीं कर पा रहा है, नॉट डिफाइन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, तो तुम बताओ, जो भी स्टेट को डिफाइन नहीं करता है उनको क्या कहा जाता है? नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। क्या कहा जाएगा? नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। और कौन होते हैं जो स्टेट को डिफाइन नहीं करते हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में? वो कौन से होते हैं? वर्क एंड हीट। कमाल है ये दोनों ही ऐसे हैं जो सिस्टम को डिफाइन करते हैं, सॉरी क्या है, सिस्टम को डिफाइन नहीं करते हैं। और सिस्टम को डिफाइन नहीं करते हैं तो इनको क्या बोला जाता है? नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। पर इस चैप्टर में सबसे ज्यादा ही इन दोनों को पढ़ा जाएगा, पर जबकि ये थर्मोडायनेमिक की प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा किसको पढ़ा जाता है? इन दोनों को ही पढ़ा जाता है। इसके अलावा जो सिस्टम को डिफाइन करते हैं वो कौन से होते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। कौन से होते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। अब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी भी आगे फर्दर क्लासिफाई होते हैं। क्या होते हैं? फर्दर क्लासिफाई होते हैं। कितने पार्ट्स में?
दो पार्ट्स में, पहला पार्ट एंड दूसरा पार्ट। किसके बेसिस पे? पहली बात तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिनको डायरेक्ट देखते ही मेजर किया जा सकता है, मेजरेबल। और दूसरी होती हैं जो साइज ऑफ सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, साइज ऑफ सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। अब तुम बताओ मेजरेबल कंडीशन के बेसिस पे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कैसे होंगी? पहली तो वो होंगी जो जिनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज एक कंटेनर है, उसके अंदर गैस भरी हुई है, तो तुम बता दोगे ना इस गैस का कितना प्रेशर है, ये गैस कितने टेम्परेचर पे रखी हुई है, इस गैस की वॉल्यूम क्या है, कितनी वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रखी है, और इस गैस का मास कितना है। तो ये तो हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं। प्रेशर किससे पता लगाएंगे? बैरोमीटर से। टेम्परेचर थर्मोमीटर से। वॉल्यूम तो तुम वैसे देख के बता दोगे कितनी भरी हुई है, और मास तुम वेइंग करके बता दोगे। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डायरेक्ट मेजरेबल प्रॉपर्टी है। कौन सी होती है? डायरेक्ट मेजरेबल प्रॉपर्टी है। क्या है? डायरेक्ट मेजरेबल प्रॉपर्टी है। दूसरी होती है जो नॉट मेजरेबल होती हैं। जो क्या होती है? नॉट मेजरेबल होती हैं, जो जिनको मेजर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो मेजर नहीं किया जा सकता तो कहाँ से आएंगी? वो इनसे ही निकल के आएंगी। कहाँ से आएंगी? या तो आएंगी वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, जो हम आगे पढ़ेंगे, या आएंगी वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। पहली इंपॉर्टेंट बात, पहली या तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आएंगी, या फिर वो किससे आएंगी? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। या फिर इन दोनों से क्या होंगी? डेरिव होंगी, मतलब उनका डेरिवेशन होगा। किसे? फर्स्ट लॉ से जो भी आएगी प्रॉपर्टी, या फिर सेकंड लॉ से जो भी आएगी प्रॉपर्टी उसे। ठीक है, फर्स्ट लॉ किसके बारे में बताता है? इंटरनल एनर्जी के बारे में बताता है। सेकंड लॉ किसके बारे में बताता है? एक प्रॉपर्टी आएगी, उसको हम आगे पढ़ेंगे, एंट्रोपी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, अब सवाल आ गया कि मेरा सिस्टम, साइज ऑफ सिस्टम के बेसिस पे, साइज ऑफ सिस्टम के बेसिस पे मेरी प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होंगी। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे समझाता हूं तुम्हें। अगर मैं किसके बेसिस पे देखने चाहूँ? साइज ऑफ सिस्टम। किसका? साइज, सिस्टम का साइज। मतलब अगर साइज चेंज कर दूं मैं सिस्टम का तो क्या इफेक्ट हो जाएगा? तो उसके बेसिस पे दो प्रकार की, पहले प्रकार और दूसरा प्रकार। पहले प्रकार की कौन सी होंगी? जो एक्सटेंसिव कहलाएंगी। कौन सी कहलाएंगी? एक्सटेंसिव। याद रखना, यहाँ से ही सवाल आता है। इसमें जितनी भी प्रॉपर्टी है उनमें यहाँ से ही सवाल आता है। पहली एक्सटेंसिव और दूसरी कौन सी होंगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी। कौन सी होंगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी। समझ में आ गया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो डायरेक्टली लिंक होती है साइज से। मतलब अगर साइज को चेंज कर दोगे, क्या कर दोगे? साइज चेंज हो जाएगा। किसका? ऑफ सिस्टम। तो समझ लेना ये भी क्या हो जाएंगी? प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। और जो प्रॉपर्टी साइज चेंज करने से चेंज हो जाती हैं, समझ लेना वो कौन सी होती हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। दूसरी, अगर मैं साइज चेंज कर दूंगा सिस्टम का, साइज चेंज कर दूंगा किसका? ऑफ सिस्टम, और प्रॉपर्टी चेंज ना हो। क्या ना हो? प्रॉपर्टी चेंज ना हो, प्रॉपर्टी डजंट चेंज, तो समझ लेना ऐसी प्रॉपर्टी को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी में काउंट करते हैं। और अगर साइज चेंज हो जाए तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में काउंट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज का पहले कंक्लूजन देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा आज, क्या पढ़ा है इसमें? प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। क्या पढ़ दिया हमने? प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। तो प्रॉपर्टी तुम्हें पता है दो प्रकार की होंगी। एक तो वो जो किसी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कर पाए, और एक जो सिस्टम है उसकी स्टेट को डिफाइन ना कर पाए। तो कहने का मतलब कितने प्रकार की होंगी? फर्स्ट प्रकार की होंगी। और दूसरी कौन सी होंगी? सेकंड प्रकार की होंगी। किसकी होंगी? सेकंड प्रकार की होंगी। फर्स्ट प्रकार की कौन सी होंगी?
जिनको हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बोलेंगे। दूसरी कौन सी होंगी, जिनको हम नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बोलेंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी फिर आगे चलती है। ठीक है, और ये दो प्रकार की होती है, क्यू डब्ल्यू। ठीक है, अब ये हमारे पास आगे फिर क्लासीफाई होती है, पहला एंड दूसरा। पहली होती है कौन सी, पहली कौन सी होती है, जिनको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मेजरेबल कर सकते हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मेजर, मेजर के बेसिस पे। और दूसरा, थोड़ा सा आगे बना लेता हूँ इसको, थोड़ा सा आगे बना लेता हूँ। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा, साइज ऑफ सिस्टम के बेसिस पे, साइज ऑफ सिस्टम के बेसिस पे दो प्रकार की होंगी। ठीक है, इनको बता देते हैं, जो साइज ऑफ सिस्टम उसके बेसिस पे दो प्रकार की, पहला प्रकार, दूसरा कौन सा, पहली होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और मेजरिंग के बेसिस पे फर्दर दो टाइप की चलेंगी, पहली और दूसरी। पहली तो क्या होंगी, वो डायरेक्टली मेजरेबल होंगी, डायरेक्टली डायरेक्टली मेजरेबल होंगी, जैसे हम जिनको हम देख के आराम से बता सकते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट से, जैसे पीवीटी, पीवीटी एंड एन। और दूसरी कौन सी होंगी, जो नॉट डायरेक्टली मेजरेबल, नॉट डायरेक्टली। और जब डायरेक्टली मेजरेबल नहीं है तो इसका मतलब हम उनको इनडायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली किससे, या तो हम उसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकालेंगे, या फिर हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, या इन दोनों की मदद से क्या कर लेंगे, हम डेरिव कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डेरिव कर लेंगे, डेरिवेशन करके निकाल लेंगे। ठीक है, डेरिवेशन करके निकाल लेंगे। समझ में आ गई तुम्हें। अब हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इन सारी प्रॉपर्टीज में जहां से पेपर में क्वेश्चन आता है वो ये है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बिल्कुल वर्क और हीट का तो बिल्कुल क्लियरली क्लासिफिकेशन हो गया होगा तुम्हारे माइंड में। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही, बाकी अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। ठीक है, आज के लिए थैंक यू, आज के लिए थैंक यू, बाय।